नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। देखिए खबर एक मिनट। बिहार में आज से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई है। आज से 25 मई तक नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पहले की तरह डीजे और बैंड बाजे पर प्रतिबंध रहेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलने का समय बदला गया है। अब शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 से 10 बजे तक ही दुकानें खोलने की छूट है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। बीज और खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। बीज और खाद की दुकानों के खुलने का वक्त सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। लीची और आम जैसे फलों की पेटियां बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मशीनों को भी खोलने की इजाजत है। कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोले जाएंगे। लॉकडाउन 2 लागू होने के बाद शहरी इलाकों में सुबह 6 से 10 बजे तक खरीदारी करने की छूट है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। 4 घंटे की छूट मिलते ही सड़क पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहरी इलाका हो या ग्रामीण, हर तरफ यही हाल दिख रहा है। क्या पटना और क्या हाजीपुर, हर जगह सिर्फ एक ही तस्वीर है। आप दंग रह जाएंगे कि खरीदारी में छूट के दौरान कैसे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग नियमों को तोड़कर बाजार में खरीदारी करते दिखे। हाजीपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए और आप खुद सोचिए कि बिहार में क्या ऐसे कोरोना पर लगाम लगा पाएंगे। हाजीपुर मुख्य सड़क की तस्वीर देखकर हैरानी होती है। बड़ी संख्या में लोग मार्केट में खरीदारी करते नजर आए। किसी को जरा भी एहसास नहीं कि कितना बड़ा खतरा मोल लिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। आप पकड़ी बरामा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां बाजार में आज भारी भीड़ जुटी। लोग बेखौफ होकर खरीदारी करते नजर आए। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अगर ये हाल रहा तो कोरोना की चेन पूरी तरह से तोड़ना मुश्किल होगा। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है हो रहा, और न ही व्यापारी लोग करते हैं। ग्राहक और व्यापारी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। उसके बाद भी जो दुकानदारी की बात रह गई, तो जो जरूरतमंद की दुकान है उसकी बात चल रही थी कि जरूरतमंद दुकान खुलेगा, उसके अतिरिक्त भी खुल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं प्रशासन में कुछ कुछ कमी है। आज से लागू लॉकडाउन 2 में कुछ पाबंदियों के साथ कुछ छूट भी दी गई है। बेतिया के मीना बाजार से लेकर सब्जी मंडी तक में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस कारण सब्जी मंडी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक जाने वाले रास्ते में जाम की स्थिति बन गई। इस जाम में देर तक एक एम्बुलेंस भी फंसा रहा। किसी तरह एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। हालांकि शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य जगहों पर दुकानें पूरी तरह से बंद दिखीं। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहनों का परिचालन होता नजर आया, जबकि शहर के मुख्य बाजार लाल बाजार सहित अन्य जगहों पर दुकानें पूरी तरह से बंद दिखीं। आज से लागू नए नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। प्रशासन लगातार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। लॉकडाउन के बाद बिहार में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन बेहद खतरनाक ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पटना एम्स में 20 बेड का एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। फिलहाल पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज स्वस्थ हैं।
अब ब्लैक फंगस की गंभीरता को देखते हुए हमने इसके लिए पूरी एक ब्लैक फंगस की टीम गठित करी है ऐसे मरीजों को देखने के लिए। इसमें डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर सब की व्यवस्था है और एक अलग से ब्लैक फंगस के लिए वार्ड बनाया गया है जिसमें ऐसे मरीजों को रखा जाएगा अगर वो नेगेटिव हो गए। अगर पॉजिटिव हैं तो कोविड पॉजिटिव वार्ड में रहेंगे और इनकी जांच और इनकी ऑपरेशन की सारी व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में कटिहार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लोगों को यहां सभी जरूरी दवाएं रियायती दरों पर मिल रही हैं। कोरोना के कोहराम के बीच लोग लगभग सभी जरूरी दवाएं रियायती दरों पर मिलने से काफी संतुष्ट हैं। कटिहार सदर अस्पताल परिसर में बने इस केंद्र पर लोग कोरोना नियमों को फॉलो करते हुए खरीदारी करते दिखे। ये तो बहुत लाभकारी चीज़ है और सरकार ये योजना चालू करके गरीब वर्ग के लोग, मिडिल वर्ग के लोग के लिए बहुत जो है माने एक प्रकार का समझिए कि वरदान साबित हो रहा है। यहाँ हर प्रकार का दवा उपलब्ध है, यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये तो बहुत फायदेमंद है दवाई और बहुत गरीब गुरबा के लिए तो बहुत अच्छा ही सुविधा है सरकार की तरफ से। हाँ, सब दवाई। महामारी के दौर में कई लोग इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहे हैं, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन भी सामने आया है। गया में इस्कॉन मंदिर प्रबंधन की ओर से हर दिन 200 से 250 परिवारों को मुफ्त खाना पहुंचाया जा रहा है। इस्कॉन की ओर से पिछले 10 दिनों से गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में भर्ती या होम क्वारंटाइन मरीजों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मंदिर में भी गरीबों को 2 टाइम खाना खिलाया जा रहा है। ये कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उन लोगों के लिए भोजन, निःशुल्क भोजन, हाइजेनिक, हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर भोजन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग भी कोविड पेशेंट है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका अगर भोजन उनके पास पहुंच जाए तो कम से कम वो लोग अपना मेडिसिन और बाकी जो ऑक्सीजन वगैरह उसके ऊपर। कोरोना से पति की हुई मौत के बाद पत्नी ने पीपीई किट पहनकर पति को मुखाग्नि दी। समस्तीपुर की रहने वाली मीना देवी के पति की मौत कोरोना से हो गई, जिसके बाद नाते रिश्तेदारों ने भी डर से मुंह मोड़ लिया। मौत के 18 घंटे बाद मीना देवी अकेले पति को एम्बुलेंस में लेकर शमशान घाट पहुंची और कबीर संस्था के सहयोग से अंतिम संस्कार किया। मीना देवी के पति हरिकांत राय को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उन्हें रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान कोरोना वार्ड में उनकी मौत हो गई। नाते रिश्तेदारों को खबर देने के बाद मीना देवी पति के अंतिम संस्कार के लिए उनका इंतजार करती रही, लेकिन जब 18 घंटे बाद भी कोई नहीं पहुंचा तो कबीर संस्था से संपर्क किया और पति का अंतिम संस्कार किया। बाढ़ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी के कारण लोग टीका नहीं ले रहे हैं। इन गांवों में जागरूकता की कमी के कारण लोग टीके से बच रहे हैं। ग्रामीणों के बीच अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन के बाद लोग बीमार हो जाते हैं या 2 से 3 महीने के बाद उनकी मौत हो जाती है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के मधुपुर गांव में लोग कोरोना का टीका लेने स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत कम पहुंच रहे हैं। ऐसे गांवों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्या कर सूर्य के मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं, नपुंसक होते हैं, ऐसा सामना को करेंगे? नहीं सर, ये गलत बात है। सब लोग सही ढंग से आते हैं, हम लोग उन लोग को समझाकर इंजेक्शन लेते हैं। ऐसा कोई ये एक मैसेज ऐसा दे दी, लेकिन कोई नहीं। अब तो सुई के लिए यहाँ पर बहुत लोग हैं कि जो जागरूक। कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है टीका, लेकिन बांका के आदिवासी इलाके में लोगों को टीके के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन भी एक बड़ी समस्या है। इन सुदूर इलाकों में एंड्रॉयड फोन या साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन कराना काफी मुश्किल भरा काम है। लोगों को अब तक ये मालूम नहीं है कि वैक्सीन लेने के लिए कौन से ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। अधिकांश लोगों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है या कुछ के पास है भी तो उन्हें इसे लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है। या क्या करना पड़ता है, उसका क्या रूल है, उनके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। तुम लोगों को कोई जानकारी नहीं है जी। गांव में कोई नहीं करा पा रहा है, कोई नहीं। तो वैक्सीन लोगे कि नहीं तुम लोग? अगर नियम के अनुसार यहाँ अगर हम लोग के मतलब उसका जो देने के लिए आएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के नियम के साथ साथ अगर ये करेंगे, फॉलो करेंगे तो हम लोग लेंगे। अगर नहीं, अगर नियम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने राज्य के सभी विधायकों और एमएलसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना के मामले पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधायकों को कई निर्देश दिए। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में 2-2 एम्बुलेंस देंगे, साथ ही लोगों के बीच मास्क और दवा का भी वितरण करेंगे। ये निर्णय लिया है कि हम लोग सभी विधायक 2 एम्बुलेंस हर अपने अपने विधानसभा जिला में देने का काम करेंगे विधायक कोष से, ताकि जनता को सुविधा मिल सके। साथ ही साथ उसके साथ 21 तारीख को हम लोग बड़े पैमाने पर मास्क का वितरण, फूड पैकेट्स, खाने की सामग्री और दवाई का किट जो जरूरत होता है इसमें, चाहे एंटीबायोटिक हो, मल्टीविटामिन हो, सेलिन टैबलेट, विटामिन सी हो, सबका एक किट बना के हम लोग जनता के बीच बांटने का काम करेंगे। अरवल जिले में सोन नदी के किनारे लाखों रुपए खर्च कर 10 साल पहले मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक इस मुक्तिधाम में दाह संस्कार की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकी है। यहां लगे सारे उपकरण अब धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। लोग अब भी नदी के किनारे ही शवों का दाह संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके एवज में मुक्तिधाम के नाम पर नगर परिषद के कर्मचारी मृतकों के परिजनों से पैसे वसूल रहे हैं। रसीद करता था ना, तो 100 रुपया पहले को संजय मुखिया थे, वही लेते थे। उसके बाद 1 महीना पहले हमको मिला तो हम भी 100 रुपये लेके काटते थे। रसीद काटते थे जी। उनके परिवार से 100 रुपये वसूली होती थी। हाँ, 100 रुपया मतलब कि अब वो कहला कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। अभी यहाँ मिल रहा है कि नहीं? ना, अभी नहीं, अभी बंद है। खबर 1 मिनट जारी है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गोपालगंज में मानसून आने से पहले जल संसाधन विभाग ने बांधों की मजबूती और मरम्मती का काम पूरा कर लिया है। विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस बार बांध की मजबूती और गंडक के कटाव को रोकने को लेकर बैकुंठपुर के बंगरा घाट के समीप 1 किलोमीटर में कुल 39 बेडवार यानी ठोकर बनाए गए हैं, ताकि तटबंधों पर दबाव न बने। विभाग के मुताबिक मरम्मत के काम के बाद गंडक नदी में 5 से 6 लाख क्यूसेक पानी का बहाव होने पर भी बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। बांध पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। पिछले साल जो फ्लड का पानी आया था वो मुझे लगता है बहुत अच्छा था, मतलब पिछले कई हाँ, उस पानी को डिस्चार्ज को आराम से वो कर लेगा। मतलब 5 लाख 6 लाख के पानी जो है हाँ, वो दबाव नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सफिशिएंट है। इसको हमारा मजबूत है बांध, इतना सफिशिएंट है, उसको झेल लेगा पानी। मतलब इस बार लगता है कि जो लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बाढ़ जो है बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बाढ़ के समस्या नहीं रहेगी, बिल्कुल मजबूत है हमारा बांध और कहीं से कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में तिनकोटिया से 37 कार्टन शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग ने टेंट हाउस के गोदाम से ये शराब की पेटियां जब्त की है। शराब की ये खेप लॉकडाउन के दौरान दूसरे इलाकों से लाकर यहां जमा की गई थी और इसे शहर में ऊंचे दाम लेकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान टेंट हाउस का संचालक अज्जू सावरी चकमा देकर फरार हो गया। शराब के कारोबार में मकान मालिक की साठगांठ भी सामने आई है, लिहाजा उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और छापेमारी दरवाजा बंद था तो जगह की तलाशी करने पर एक कमरे से बाकी और अन्य सामानों के साथ लगभग 35 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुआ। कारोबारी के बारे में अभी
तलाश जारी है, पूछताछ की जाएगी, छानबीन की जाएगी। कहने को यहाँ बालू के कारोबार पर रोक है, लेकिन यहाँ दिन के उजाले में बालू का धंधा बेखौफ चल रहा है। डोरीगंज के पास गंगा में नाव के जरिए बालू की तस्करी की जा रही है, जबकि नाव के जरिए बालू के परिवहन पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। सड़क पर बिना चालान के और लोडिंग वाले वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये डोरीगंज का वो इलाका है जहाँ सबसे अधिक बालू माफिया सक्रिय है। नदी के जरिए बालू की तस्करी होती है, उसे फिर यहाँ पे डंप किया जाता है और छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों की मदद से उसे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश तक तस्करी की जाती है। ये पूरा जो रैकेट है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण शामिल है। कई बार पुलिसकर्मी पकड़े भी गए हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि हाल के दिनों में प्रशासन ने ये देख सकते हैं कि जो बालू का कारोबार देखो, बिल्कुल देखिए ड्राइवर बोल रहा है कि वो ड्राइवर दिखा रहा है कि देखिए हम बालू लेके जा रहे हैं। दिन के उजाले में इस तरह से बालू का कारोबार हो रहा है। बगहा में अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक एएसआई पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। नाराज डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया है। बगहा थाने के एएसआई अशोक कुमार शाही पर डॉक्टरों से बदसलूकी और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप है। दरअसल पुलिसकर्मी जांच के लिए एक कैदी को यहां लेकर आए थे और जांच में देरी होने पर वो गुस्सा हो गए। इस मामले में जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने डॉक्टरों को जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अभी ऑन ड्यूटी डॉक्टर विजय कुमार यहाँ पर थे और ये नाम क्या है आपका? अशोक कुमार शाही। ये एएसआई हैं बगहा पीएस के। ये कैदी लेकर के आए हुए थे और यहाँ पर जो है सो ऑन ड्यूटी डॉक्टर से ये बदतमीजी किए हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा जब हमको बुलाया गया है, हम इनसे पूछे हैं, ये सबसे तुम ताम करके और जो भी गार्ड है उस सबको धमकी के तरीके से बात की है और जो आप लोगों के भी सामने बात हुई है और ये बर्दाश्त से बाहर है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण और जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।